एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है आपका 2000 का, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो कवर करेंगे। जैसे कि इसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर्स, पेनल्टीज़ एंड एडजुडिकेशन, और लास्ट है आपका साइबर क्राइम और ऑफेंसेस। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हम ये सारे टॉपिक वन बाय वन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आपके टोटल 94 सेक्शंस हैं, बट इसमें जो लास्ट के 4 सेक्शंस हैं वो ओमिट हो चुके हैं। तो करंटली अब इसमें 90 सेक्शंस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन्फोर्समेंट डेट याद रखनी है 17 अक्टूबर 2000। और साथ ही में इसमें 4 शेड्यूल्स भी हैं, जिसमें से आपके लास्ट के तो 2 शेड्यूल हैं, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल, वो ओमिट हो चुके हैं। फिर इसका जो पर्पस है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो है कि लीगल रिकॉग्निशन देना जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उनको, और जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रेगुलेट करना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, और जो प्राइवेसी है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्शन देना। ये एक्ट में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि आईटी एक्ट 2000 ने कौन से एक्ट को अमेंड किया था, तो आपको ये चारों एक्ट्स का नाम भी ध्यान रखना है। वो है आपकी इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। तो एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि आईटी एक्ट ने कौन से एक्ट को अमेंड किया था। ये चारों एक्ट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। देन इस एक्ट के अंदर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफिनेशंस। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको सेक्शन वाइज याद रखनी है, सेक्शन और उनके क्लोज आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले 2 क्लोज आई के अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई है। तो कंप्यूटर क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल या कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि लॉजिकल, अर्थमेटिक या फिर स्टोरेज के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो आपको बस इसमें सेक्शन नंबर याद रखना है कि 2I के अंदर कंप्यूटर डिफाइन किया गया है। देन आपका 2J के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन किया गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क है कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर का जो इंटरकनेक्शन होता है उसको कंप्यूटर नेटवर्क किया जाता है। वो सैटेलाइट के यूज़ से भी हो सकता है, माइक्रोवेव, ये सारी कुछ दी गई हैं जिसके थ्रू वो जो इंटरकनेक्शन है वो किया जा सकता है। तो इसमें भी जस्ट आपको सेक्शन नंबर याद रखना है कि 2J के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन है। देन आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2 क्लोज L, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम डिफाइन है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है। तो इसमें जो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है वो है कलेक्शन ऑफ डिवाइस। देन आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है साइबर सिक्योरिटी की, जो कि आपका डिफाइन है 2NB के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी होती है, जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उनसे, या फिर जो भी डाटा का थेफ्ट होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, उन सबको प्रोटेक्शन देना इस साइबर सिक्योरिटी। तो ये भी आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। देन इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आपकी 2 क्लोज P, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर डिफाइन है। तो किसी भी जब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर हम डिजिटली साइन करते हैं एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ करके, तो वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है। 2P के अंदर आपका डिफाइन है डिजिटल सिग्नेचर। देन आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है 2 क्लोज T, जिसके अंदर डिफाइन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी जस्ट आपको ये सेक्शन नंबर और क्लोज याद रखना है कि ये कहाँ पर डिफाइन है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी डिफाइन है 2 क्लोज TA के अंदर। इसका मतलब है ऑथेंटिसिकेशन करना किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू किया जाता है, और इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूड होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड होता है या नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन इसमें लास्ट 3 और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं आपकी 2 क्लोज ZC, जिसमें प्राइवेट की डिफाइन है। तो प्राइवेट की यूज़ की जाती है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए। जो भी डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है तो वो एक प्राइवेट की को जनरेट करता है। देन आपका 2ZD पब्लिक की बात करता है। तो पब्लिक की यूज़ की जाती है उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो एक तरीके से प्राइवेट की आपका लॉक हो गया, और उसकी की अगर बोले तो हम पब्लिक की होती है। तो प्राइवेट की जो यूज़र है, डिजिटल सिग्नेचर जो क्रिएट कर रहा है वो करता है, एंड पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होती है। जो भी उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना चाहता है उसके लिए पब्लिक की का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको अंदर से भी पढ़नी है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी की यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर, और कौन सी की यूज़ की जाती है वेरीफाई करने के लिए। तो आपको ये दोनों सेक्शन नंबर भी याद रखने हैं और इनकी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है।
देन आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है 2ZG, जिसके अंदर सब्सक्राइबर डिफाइन है। सब्सक्राइबर का मतलब है वो पर्सन जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को होल्ड करता है, जिसको वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है, उसे सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन आता है वो है सेक्शन 3। इसका आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन 3 के अंदर आपका मेंशन है ऑथेंटिसिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ऑथेंटिसिकेशन कब माना जाता है? जब उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको वेरीफाई कर लिया जाए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिसिकेट हो जाता है। तो इसमें बस आपको सेक्शन नंबर 3 याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में सेक्शन ही पूछा जाता है कि ऑथेंटिसिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कौन से सेक्शन में आपका मेंशन है। फिर आपका सेक्शन नंबर 3A, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर भी पे भी आपको सेक्शन नंबर ही ध्यान रखना है। इसमें है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं उनको गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। इवन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हैं तो उनका गवर्नमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 3A के अंदर। देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है सेक्शन 4 के अंदर। यहाँ पे भी जस्ट आपको सेक्शन नंबर 4 याद रखना है। इसमें कुछ भी ऐसा समझने जैसा नहीं है, बस ये सेक्शन नंबर 4 जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको लीगल रिकॉग्निशन दे देता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जो पेपर के रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, उनके बिल्कुल इक्विवेलेंट ही माना जाता है। फिर आपका सेक्शन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। तो ये इसी तरीके से लाइन से सेक्शन चलते हैं। पहले ऑथेंटिसिकेशन की बात की, देन उसके बाद यूज़ की, फिर लीगल रिकॉग्निशन दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, एंड देन उसके बाद हमने लीगल रिकॉग्निशन दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। तो आपको याद रखना है सेक्शन 5 के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्निशन। फिर सेक्शन 6 के अंदर दे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, इशू कर देती हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। एंड देन उसके बाद जिनको भी ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो एक तरीके से ये जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द सिग्नेचर। तो ये मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 6 के अंदर। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 10A, जो कि बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू किए गए हैं उनकी वैलिडिटी की बात करता है सेक्शन 10A। और इसके अंदर आपके जो ईमेल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं या वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं कि इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी लीगली वैलिड होते हैं और उन्हें आप इन्फोर्स करवा सकते हैं अंडर द इंडियन लॉ। तो ये आपका सेक्शन 10A के अंदर मेंशन है, ये भी आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है। देन आपका नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कंट्रोलर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपका सेक्शन 17 के अंदर मेंशन है। इसमें ये पूछते हैं कि जो कंट्रोलर है वो कौन अपॉइंट करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ से रिलेटेड जो कंट्रोलर है उसको अपॉइंट कर सकती है, और ये आपका सेक्शन नंबर 17 के अंदर मेंशन है। पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखना है। फिर आपका इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 30, जिसमें जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसकी ड्यूटी दी हुई है कि वो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स उसने इशू करे हैं वो इनको रिमूव भी कर सकता है अगर किसी कंडीशंस का वायलेशन किया जाता है। तो ये जो पावर है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास दी गई है टू रिमूव द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपका सेक्शन नंबर 35 के अंदर मेंशन है। सेक्शन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पावर किसको दी गई है वो आपको ध्यान रखना है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तो आपके जो प्रोविजंस थे डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर कौन से चैप्टर में मेंशन है और कौन से सेक्शंस में मेंशन है। तो इसमें अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आपको सेक्शन नंबर याद रखने हैं और यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर कौन सा है वो भी ध्यान रखना है। तो जो ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर हैं वो आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर दी गई हैं और ये सेक्शन है आपके 40 से लेकर के 42। तो आपको इतना ध्यान रखना है। देन उसके बाद सेक्शन 40 के अंदर दिया हुआ है आपका जनरेटिंग की पेयर। तो जो सब्सक्राइबर होता है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक की पेयर, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट की होती है, प्राइवेट की जो जनरेट करने के लिए बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, और पब्लिक की जो उसे वेरीफाई करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सब्सक्राइबर की होती है जिसको इशू किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी ड्यूटी है। और तो ये जो दोनों होती हैं, तो यहाँ से एक बार ये क्वेश्चन बना था कि ये जो पब्लिक और प्राइवेट की होती हैं ये किसके लिए यूनिक होती हैं। तो ये यूनिक होती है सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि वही इनको जनरेट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक एंड प्राइवेट की इज़ यूनिक टू दी सब्सक्राइबर।
फिर उसके बाद ड्यूटीज़ दे रखी हैं सब्सक्राइबर की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो इसमें यही है कि जितनी भी ड्यूटीज़, जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सब कंप्लाई करनी पड़ती हैं सब्सक्राइबर को, तभी उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला सेक्शन, आप स्किप कर सकते हैं, बट सेक्शन नंबर 40 आपको ध्यान रखना है। फिर सेक्शन नंबर 41 के अंदर मेंशन है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने वो इशू कर दिया है सर्टिफिकेट, तो जो सब्सक्राइबर है वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सर्टिफिकेट। ये मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 41 के अंदर। और फिर जो सेक्शन नंबर 42 है वो आपका बताता है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। तो सब ये जो ऑब्लिगेशन है ये भी आपके सब्सक्राइबर की है कि उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है जो भी उसको प्राइवेट की दी गई है उसके ऊपर। प्राइवेट की इशू करी गई है वो उसको डिस्क्लोज़ ना करे किसी और के सामने, और वो अपने पास तक ही उसको रखे। तो एक तरीके से ये उसको मेंटेन करना पड़ता है, ये भी उसकी एक ड्यूटी है जो कि सेक्शन नंबर 42 के अंदर मेंशन है। तो इस चैप्टर में आपको यही याद रखना है कि कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और इसके जो सेक्शंस है वो है आपके सेक्शन नंबर 40 से लेकर के 42 तक। देन आपका इसमें टॉपिक आता है एक पेनल्टीज़ इन एडजुडिकेशन। तो इसमें भी आपके कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका सेक्शन नंबर 43, इसके अंदर मेंशन है आपका पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सेक्शन डिटेल में आपसे नहीं पूछते हैं, इसका डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछते हैं कि ये जो कंपनसेशन है फॉर डैमेज टू कंप्यूटर ये कहाँ पर मेंशन है, तो सेक्शन नंबर 43 के अंदर। तो इस सेक्शन में कुछ डैमेजेस को लेकर के पेनल्टीज़ दी गई हैं कि अगर कोई भी पर्सन अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके जो कंप्यूटर डाटा है उसको, तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो वो आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 43 के अंदर। फिर आपको सेक्शन नंबर 43A याद रखना है, जिसके अंदर दी गई है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी डाटा को प्रोटेक्ट करने की, कंप्यूटर के डाटा को, अगर फिड्यूशरी में या फिर इंटरमीडिएटरी था वो, और वो फेल्स हो जाता है, उसको मतलब वो उस डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता उस अपनी तरफ से, तो जो भी पर्सन इफेक्टेड है उससे, इंडिविजुअल को जिससे भी कम लॉस हुआ है उसके डाटा के ब्रीच की वजह से, तो वो उसको कंपनसेशन पे करेगा। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 43 के अंदर दिया गया है आपका कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। फिर इसमें आपका सेक्शन नंबर 45 रेसिड्यूरी पेनल्टी। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जाता है जिसकी कहीं भी स्पेसिफिकली पनिशमेंट नहीं मेंशन है, तो उसकी रेसिड्यूरी पेनल्टी मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 45 के अंदर। ये आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें आपकी कुछ जो पेनल्टीज़ दी गई हैं ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सेपरेटली प्रोवाइडेड नहीं है तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी उस केस में। तो आपको याद रखना है 1 लाख की इसमें पेनल्टी दी गई है, और ये आपका 2021 में ही अमेंड किया गया था। तो 1 लाख तक की पेनल्टी है, जो भी एडिशनल कंपनसेशन लगता है उसके साथ साथ आपको 1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर वही जो ब्रीच है कॉन्ट्रावीन हुआ है किसी भी रूल्स रेगुलेशन का, अगर वो ब्रीच किसने किया है, वो कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट ने किया है, तो फिर वो जो पेनल्टी है उसका अमाउंट बढ़ गया कि 10 लाख रुपए तक का हो जाता है। और अगर किसी एक पर्सन ने किया, अदर पर्सन ने, तो 1 लाख है। तो मतलब अगर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है तो 10 लाख की पेनल्टी है, या फिर अगर अदर पर्सन ने किया तो 1 लाख की पेनल्टी है। तो इसमें आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। देन इसके बाद इसका ज्यूरिसडिक्शन भी पूछ लेते हैं। इस सेक्शन नंबर 46 में पावर टू एडजुडिकेट दिया गया है। तो इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाता है, और उनका कभी कभी ज्यूरिसडिक्शन पूछ लेते हैं कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है आईटी एक्ट के अंदर, उनके पास वो कितने अमाउंट तक का जो मैटर है वो देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है आपका 5 करोड़। तो इसमें सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ज्यूरिसडिक्शन का अमाउंट याद रखना है कि जो यहाँ पर दिया गया डैमेजेस डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, ये जो मेंशन है यहाँ पर, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आपको 5 करोड़ यहाँ पे जो अमाउंट है ये ध्यान रखना है। फिर इसमें एक आपका लास्ट टॉपिक बचता है साइबर क्राइम्स को लेकर के। तो इसमें साइबर क्राइम के जो सेक्शंस हैं और उनकी जो पनिशमेंट मेंशन है वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। तो आपको इसमें चैप्टर नंबर 11 ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 11 में ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट दी गई है, जिसमें काफ़ी जो 2023 है उसमें अमेंडमेंट किया गया था इस ईयर में, उससे इनका जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ा भी दिया गया था। तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने पनिशमेंट मेंशन करी है। तो आपको इस चैप्टर का नाम ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स दी गई हैं। और इसमें आपको जो सेक्शन नंबर है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आपको सेक्शन नंबर और इनकी जो पनिशमेंट है वो ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे सारी की सारी जो इतनी भी इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है वो यहाँ पे मेंशन करी है, तो आप भी इसी तरीके से अपने नोट्स में ये बना सकते हैं।
जैसे कि आपका सेक्शन नंबर 65 के अंदर मेंशन है कि अगर कोई भी पर्सन टेम्पर करता है किसी भी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। तो अप टू 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है और 2 लाख रुपए तक का फ़ाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन उसके बाद कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अदर ऑफेंसेस होते हैं तो उसको मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 66 के अंदर। इसकी भी आपकी 3 लाख तक की इम्प्रिजनमेंट है और यहाँ पे फ़ाइन थोड़ा ज़्यादा है, 5 लाख तक का। देन आपका सेक्शन नंबर 66B आता है। 66B में आपका मेंशन है डिसऑनेस्टली अगर रिसीव करता है कोई स्टॉलन कंप्यूटर रिसोर्सेज या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस को, इसकी भी आपकी 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन इसमें 1 लाख रुपीज़ है। देन आपका पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट सेक्शन नंबर 66C, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी इम्प्रिजनमेंट मेंशन है 3 साल तक की और फाइन इसमें 1 लाख रुपीज़ तक का। तो ये सेक्शन नंबर ज़रूर ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है आपका। फिर आपका सेक्शन नंबर 66D जिसके अंदर पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनिकेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज मेंशन है। यहाँ पर भी आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 लाख तक की और फाइन 1 लाख रुपीज़ तक का है। देन आपका सेक्शन नंबर 66E आता है जिसमें पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगेन इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स और फाइन आपका अप टू 2 लाख रुपीज़ का है। तो जो इम्प्रिजनमेंट है आपका वो मोस्टली सब में 3 लाख का ही है, 3 साल तक का ही है। जो फ़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है सब में। फिर आपका सेक्शन नंबर 66F आता है जिसमें पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन कोर्ट डिटरमाइन करता है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो सबसे ज़्यादा जिस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट डिफाइन है वो आपका सेक्शन नंबर 66F, वो है आपका साइबर टेररिज्म। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 67 जिसमें पनिशमेंट दी गई है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें आपकी पनिशमेंट 5 साल तक की है और फाइन इसमें 10 लाख रुपीज़ तक का है। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 67A जिसमें पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग फॉर ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेंशन है। इसकी पनिशमेंट आपकी 5 लाख और 10 लाख रुपए का यहाँ भी फाइन मेंशन है। फिर आपका लास्ट है एक 67B जिसके अंदर आपका मेंशन है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग मटेरियल डिप्टिक्ट, अगर यही जो 67A वाला जो क्राइम है अगर ये चिल्ड्रंस इसमें आपने डिप्टिक्ट करे हैं तो 67B के अंदर पनिशमेंट मेंशन है, इसका भी 5 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख तक का फ़ाइन है। तो ये सारी की सारी कुछ साइबर क्राइम थे और इनकी पनिशमेंट्स थी, सेक्शन भी थे इनके, सेक्शन पनिशमेंट ये सब आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बार यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मेंशन करी है कि फ़र्स्ट शेड्यूल को कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है आईटी एक्ट का उसको अमेंड करने की पावर किसके पास है, तो वो पावर है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि फर्स्ट शेड्यूल कौन अमेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट एक सेक्शन नंबर 66A है जिसको रिमूव कर दिया गया था, जो कि आपका डील करता था पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेक्शन है आपका ये किस केस लॉ की वजह से रिमूव किया गया था। तो उस केस का आपको ध्यान रखना है नाम, वो केस है आपका श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है 2015 का। इसको इस वाले सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये जो प्रोविज़न है आपका ये बहुत ही ज़्यादा वेग है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आपके आर्टिकल 19 क्लोज 1A के अंदर मेंशन है, फंडामेंटल फ्रीडम है ये आपका, उसको ये वायलेट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस केस का नाम श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और कौन सा इससे सेक्शन रिमूव किया गया था। तो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी टॉपिक्स मेंशन थे आपके सिलेबस में, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। हेलो एवरीवन।